एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे इलेक्शन 2018 की स्पेशल ट्रांसमिशन में। राना मुबशिर हमारे साथ मौजूद हैं, तारिक चौधरी मौजूद हैं, गरीदा फारूकी मौजूद हैं और मुनीज़े जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे सिंध की मजमूई सियासी सूरत हाल पर और ख़ास तौर पर कराची के रवैये पर कि कराची का वोटर अब किसको वोट दे सकता है। राना साहब अपनी प्रेडिक्शन दे रहे थे और तारिक चौधरी साहब उस पर अपना तजिया दे रहे थे, गरीदा फारूकी भी अपना तजिया दे रही थी और मुनीज़े भी अपना तजिया दे रही थी। मुनीज़े, लास्ट आपने यही बात कही थी कि फैसला बहरहाल यहाँ पर नहीं होना, 25 जुलाई को होना है, बैलेट बॉक्स में फैसला करना है। और जैसे कि आपने ये भी कहा था कि जलसे तो बहुत बड़े बड़े लोगों के हो जाते हैं लेकिन रिजल्ट वैसा सामने नहीं आता इलेक्शन डे में। खासतौर पर हम जमात इस्लामी की बात कर लें या JOI की बात कर लें, कराची में बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं, माजी में हमने देखा है, लेकिन आफ्टर ऑल जब इलेक्शन रिजल्ट आता है तो एक भी सीट नहीं होती कौमी असेंबली। देखिए, बहुत सारे लोग जलसों में वैसे ही आ जाते हैं क्योंकि वो देखने आते हैं, रंग जलसों का एक मौज मस्ती होती है जलसों के अंदर, तो लोग, बहुत सारे लोग वो देखने आते हैं। जो असल वोट बैंक होगा वो खामोश वोटर का, जो ना हमसे बात कर रहा है ना जलसों के अंदर आ रहा है, जिसको हम कहेंगे कि साइलेंट वोट, वो किसकी तरफ जाता है, ये एक बहुत अहम सवाल होगा। मगर इसके अंदर एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि इसके ऊपर बैनुल-अक़वामी मीडिया के अंदर भी बहुत सारी बातें हुई हैं, वो ये है कि 10 मिलियन ख़वातीन वोटर्स जो हैं, अभी तक 10 मिलियन जो ख़वातीन हैं उनको आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिला, जिसके नतीजे में वो वोट नहीं कर पाएंगी। तो आपका जो आबादी का बेशतर काफ़ी सब्सटैंशियल हिस्सा है, 10 मिलियन विमेन वोटर्स जो हैं, उनके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, जिसके नतीजे में वो वोट नहीं डाल पाएंगी। क्योंकि हम अपना इदादो शुमार के मुताबिक 97 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिसके अंदर से 43 मिलियन जो है ख़वातीन हैं, 55.6 मिलियन जो हैं वो मर्द हैं। तो जेंडर गैप आ रहा है 12.5 मिलियन का। अब इसके अंदर आप जाएं बलूचिस्तान के इलाकों के अंदर, आप इसके अंदर जाएं फाटा के इलाकों के अंदर, दही इलाकों के अंदर जाएं, वहाँ पे ख़वातीन ने अपना ID कार्ड नहीं बनाया, जिसके नतीजे में वो वोट नहीं डाल पाएंगी। देखें, अब एक तरफ से तो हम देख रहे हैं कि कानून भी बने कि ख़वातीन आएँ और वोट डालें। उन्होंने ये भी कानून बना दिया कि जी 10% से कम अगर ख़वातीन डालेंगी वोट एक कंस्टिट्यूंसी के अंदर तो वो पूरा इलेक्शन ही नल एंड वॉइड, कलअदम करार दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। दूसरी तरफ से जहां उनका वोट ही नहीं बना, उनका ID कार्ड ही नहीं है, तो वो कहां से वोट डालेंगी। तो इसके ऊपर भी तशवीश पाई जाती है और सियासी पार्टीज ने, मैंने देखा है, बहुत सारा काम किया है। जब 2008 में इलेक्शन हुआ था तो सियासी पार्टीज अपना कैंप भी नहीं लगाती थी जहां पोलिंग बूथ होते थे, मगर आज जो 2013 का इलेक्शन था उसके अंदर उन्होंने इतना सियासी सूझबूझ प्लानिंग आ गई थी कि वो बाहर अपना लगाती थी ताकि वोटर्स को आसानी हो कि जी वो आए, अपना वोट ढूंढे और करें। अब क्या सियासी पार्टियां उन दही इलाकों में, उन जगहों पे पहुंच रही हैं जहां पे बिल्कुल ही रिसाई नहीं लोगों की, मीडिया की नहीं, आपकी अहम सवालात हैं, यकीनन ये भी अहम पॉइंट रेज कर रही हैं। और आपसे कि इशू ये है कि जब हम ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी 27 सीटें जीतेगी तो इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी का सीटें कम हो जाएंगी माजी के मुकाबले में। अब बढ़ कहाँ रही हैं? बढ़ रही हैं GDA में, रूरल GDA तहरीक इंसाफ के लिए, PSP के लिए। वही मैं कर रहा हूँ कि देखना ये है कि वो कौन से अवामल हैं जिसकी बुनियाद पर, जो एंटी रूरल सिंध की बात कर रहा हूँ, जो पीपल्स पार्टी के मुखालफिन थे वो पहले भी 4-5 सीटें ले जाते हैं रूरल सिंध में। पगाड़ा साहब की सीट होती है, मेहरों की एक सीट होती है, एक अरबाब साहब की फैमिली की सीट होती है, तो 5 सीटें तो लास्ट टाइम भी थी। अब अगर 5 बढ़ के 8 हो रही हैं और पीपल्स पार्टी की कम होकर 27 हो रही हैं तो वो अवामल क्या है? राना साहब आप बताइएगा कि अवामल कौन है, किस बुनियाद पर GDA, जिसमें अरबाब साहब भी हैं, जिसमें कुरैशी साहब भी पंजाब से सिंध आए हैं, जिसमें प्लेजो साहब भी हैं, जिसमें बदीन से मिर्जा फैमिली है, वो सारे जो पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे या तो पीपल्स पार्टी को छोड़ के गए हैं या उनको इकट्ठा किया गया है। तो अवामल क्या है जिनके बुनियाद पर पीपल्स पार्टी माजी के मुकाबले में बड़ा परफॉर्म कर रही है। इसी में देखे ना, जो लोग नाराज थे पीपल्स पार्टी से या पीपल्स पार्टी ने उन्हें फारिग कर दिया, put it this way, ठीक है, उन लोगों को इकट्ठा कर दिया गया, GDA में चले गए सारे। इकट्ठा हो गया या इकट्ठा कर दिया गया? कर दिया गया, चलो जैसे भी इसको पुट अप कर लें, जैसे मर्जी इकट्ठा कर दिया गया। देखिए, कोई ना कोई फोर्स तो होती है ना, जैसे राजाशाही हो गए, राजाशाही ने सबको इकट्ठा कर दिया, या हो सकता है इससे पहले ये था कि कोशिश की गई थी, मुशर्रफ साहब ने कोशिश की थी कि इनको इकट्ठा कर लिया, नहीं कर सके। उसके बाद इन्होंने राजाशाही ने एक एफर्ट की, उसमें सारे इकट्ठे हो गए, कामयाब हो गए। तो कोई ना कोई बंदा तो होता है बीच में जो सबको इकट्ठा कर सकता है, उसकी सदारत पे भी सारे मुत्तफिक हो।
सो वो उन्होंने कर लिया। लेकिन इतना जरूर है, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कि जो हमारे पास भी लोगों से बात करके स्टैट्स आ रहे हैं कि जीडीए एक टफ टाइम अंदरूनी सिंध में दे सकती है पीपल्स पार्टी को। तो अगर आप ये स्टैट्स दे रहे हैं उनके, तो मतलब अगर रियलिस्टिकली स्पीकिंग 8 सीटें रख रहे हैं साहब, तो इवन देन भी वो काफी। लेकिन एक और चीज देखे ना गरीदा, जो तारिक साहब कह रहे हैं, तारिक साहब कह रहे हैं कि वैसे भी जो है 4-5 सीटें निकाल जाती थी, जीडीए हमेशा निकाल लेती थी। चले इस बार उससे डबल कर लें अगर आप, ठीक है ना, 4-5 अगर पहले निकालती थी तो 8-10 अब निकाल लेंगे। जो मेहर लोगों की सीट है वो तो एक आपको पता है कि श्योर शॉट जीडीए के लिए मजबूत सीट है। जुल्फिकार मिर्जा की हो गई बदीन से, जुल्फिकार मिर्जा साहब जाहिर है पुराने वहाँ के खिलाड़ी हैं, और इस तरह की 2-3-4 सीटें और हैं, तो ये कुछ गलत नहीं लगती। मेरा ख्याल है कि तो आपको रियलिस्टिकली स्पीकिंग मतलब एक जैसे पहले अगर 4-5 निकाल लेती तो अब 8-10 अभी 1-2 सीटें मजीद और 2 सीटें डेफिनेटली निकाल के जाएगी। जब हम मेहरों की बात करते हैं तो मैं गौस बख्श मेहर साहब की बात कर रहा हूँ, जो कि इलेक्शन जीतते हैं हमेशा। मैं घुटकी वाले मेहरों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो कभी पीपल्स पार्टी में होते हैं, कभी वो नून में होते हैं, कभी वो आज़ाद होते हैं। मैं गौस बख्श मेहर साहब हमेशा ऑल टाइम विनर रहे हैं, वो अब भी ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के मुखालफिन में है। तो थोड़े थोड़े हर हल्के के, हर जिले के, सिंध की जो रूरल सिंध की सियासत है वो हर जिले में डिफरेंट है। कहीं पीरों की सियासत है, कहीं सादात की सियासत है, कहीं आबादकारों की सियासत है, थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ हर जगह पर। चलें राना साहब, अब जरा जीडीए की भी आपने बात कर ली, अब इंडिपेंडेंट रह गया आखिर में। ये 3 आपने कहा है कि इंडिपेंडेंट जीतेंगे, तो जरा इंडिपेंडेंट कराची से, हैदराबाद से, सक्खर से, लाड़काना से कहाँ से जीतेंगे? नहीं ये तो बड़ा फिर डिटेल जाना पड़ जाएगा, यहाँ पे बड़ी डिटेल में चला जाएगा काम। लेकिन इंडिपेंडेंट जो है, वैसे मैं आपको आई एम थ्रोइंग अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, इंडिपेंडेंट जो है आपके ख्याल में कितने निकाल लेंगे सीटें यहाँ से? सिंध की बात सिंध में से पूरे एनी आइडिया, वेग आइडिया? मेरा ख्याल है कि 3 इज अ फेयर आइडिया, इसके अंदर अंदर हो सकती हैं। ओके, 3 इज अ फेयर आइडिया। ओके मुनीज़, I'm not going to make a prediction. Don't make a prediction. I'm not going to make a prediction. I'm sticking to my guns. We're just making assessment. There is no prediction. अंदाजा लगा रहे हैं। अंदाजा लगा रहे हैं। एक तज्जिया चल रहा है, एक तज्जिया चल रहा है कि it's the election of the independence. Exactly. जीप का इलेक्शन होगा और जीप किस पोजीशन में होगी ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर, कि वो मिल के किसी के साथ हुकूमत बना ले। आप चौधरी निसार को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह रही हैं। ये तज्जिया चल रहा है, क्या ये सही है कि नहीं है, ये उस पर डिपेंड करेगा। और हमें एक एक हलके के अंदर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पे बरादरी जो वोट है वो बहुत मैटर करता है, यहाँ पे ख़ानदान का वोट बहुत मैटर करता है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो अपना इंडिपेंडेंट जो बंदा खड़ा हुआ है या जो नुमाइंदा खड़ा हुआ है, वो इसलिए खड़ा हुआ है अपने बलबूते पे खड़ा हुआ है। और बहुत सारे ऐसे, जिस तरह अभी हम जाएंगे उसके और भी रीजन हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपको सामने और भी रीजन हो सकते हैं, उसमें और रीजन भी हो सकते हैं कि किसी को टिकट नहीं मिला, ये भी होता है, ठीक है ना, जैसे टिकट नहीं मिला, बहुत से लोगों को पीटीआई का टिकट नहीं मिला, उन्होंने कहा जी इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते हैं। जी बिल्कुल ये भी होता है। और उन्होंने ये भी, अच्छा इंडिपेंडेंट आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं मगर दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट के अंदर हमने ये भी देखा, अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ ऐसे नुमाइंदे थे जिनके पास टिकट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का था, फिर उन्होंने वापस किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट और उनको इंडिपेंडेंट टिकट दिया गया। और कुछ ने तो आके कहा कि जी हम इंडिपेंडेंट तो हैं, मगर अगर हम सीट जीत गए तो ये मियां साहब की सीट होगी। तो ये भी हो सकता है कि जब वो हुकूमत बनाएंगे। कुछ लोगों ने कमिटमेंट पीपल्स पार्टी के साथ भी की हुई है, इसलिए टॉकिंग पंजाब। अच्छा, वैसे अगर बहुत सारे इधर से उधर खिसके, अगर हम लेकिन मेरे ख्याल में ज्यादा सिर्फ सिंध की बात कर रहे हैं ना, अभी हम सिर्फ 3 की बात लिखी हुई है। चूंकि सिंध की सारी रूरल सिंध की सियासत में नजर दौड़ाता हूँ अगर, तो आज़ाद उम्मीदवार वो जीते हैं जो बहुत बड़े फिगर्स हों, लेकिन सिंध के सारे पॉलिटिशियन या पीपल्स पार्टी के साथ हैं या जीडीए के साथ हैं एग्जैक्टली अंदरूनी सिंध में। तो मेरा नहीं ख्याल कि सिंध में किसी इंडिपेंडेंट की जीतने का चांस है। इत्तेफाक हो सकता है एक आध, लेकिन जब लोग पहले से ही या जीडीए के साथ हैं या पीपल्स पार्टी के साथ हैं, ऐसी सियासी सोच भी नहीं है, खासतौर पर अगर रूरल एरियाज की बात करें तो ऐसी सोच भी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को जिताते हैं। क्योंकि ऑलरेडी माजी में हमने नहीं देखा है, लोग अलाइंड है ना, या जीडीए के साथ हैं या पीपल्स पार्टी के साथ हैं या फिर पीटीआई के साथ हैं, अगर हैं तो फिर जाहिर है मेरा नहीं ख्याल कि ये 3 वाली जो इंडिपेंडेंट वाली बात। तारिक साहब आपकी बात में वजन है, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि लेकिन ये कौन से कैंडिडेट्स होंगे जो जीडीए के साथ भी नहीं जा रहे, पीपल्स पार्टी के साथ भी नहीं जा रहे और इंडिपेंडेंट लड़ना चाह रहे, कोई ऐसा ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं जैसे कि पंजाब में? नहीं, अगर तो हमारे साथ नाम हो ना हमारे सामने, तो फिर हम कह सकते हैं कि फलां हल्के का फलां बहुत बड़ा आदमी इंडिपेंडेंट खड़ा जीत सकता है, क्योंकि हमारे सामने नाम नहीं है। तो हम इसलिए ये कह नहीं सकते
कि कहां से कौन डार्क हार्स। अच्छा राना साहब, आपको क्या लगता है रूरल एरिया, सिंध के रूरल एरिया से ये तीन इंडिपेंडेंट आएंगे सामने, मिला जुला के सारा रूरल और अर्बन को मिला के, ठीक है। और 3 का फिगर मेरे ख्याल में एग्जैजुरेटेड है, और मेरे ख्याल में कोई 1-2 सीटें जो है वो निकल आएंगी इसमें से। ठीक है, चले वैसे एक साजिशी सवाल आ रहा है, ब्रेक भी कहा जा रहा है कि ये जीप 2 व्हीलर होगी 4 व्हीलर होगी? 4 व्हीलर होगी और 4x4 होगी। अच्छा, धक्का स्टार्ट है। नहीं 4 व्हीलर होगी और 4x4 आ जा रहा है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जीप पर भी बात करेंगे, तो यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुशामदीद कहेंगे। सिंध की मजमूई सियासत पर हमने बात कर ली और बिलखुसूस कराची की सियासत पर हमने बात कर ली है। अब जरा पंजाब का रुख कर लेते हैं। हल्का है NA 115 और झंग में ये हल्का मौजूद है और कहा जा रहा है कि बड़ा सख्त और कांटेदार मुकाबला हो सकता है NA 115 में। 4 कैंडिडेट खास तौर पर जो है उनका नाम लिया जा रहा है। शेख वकास अकरम जो आज़ाद हैसियत में वहां पर खड़े हुए हैं, गुलाम बीबी भरवाना हैं वो तहरीक इंसाफ की जो है जानिब से खड़ी हुई हैं। अहमद लुधियानवी की बात करें तो वो अपनी जमात की जानिब से नहीं खड़े हुए हैं, चूंकि 4th शेड्यूल में उनका नाम था तो वो आज़ाद हैसियत में खड़े हुए हैं। और सैयदा सुगरा इमाम साहिबा वो भी आज़ाद हैसियत में यहां से खड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले राना साहब आप ही की तरफ आऊंगा। बड़ा अहम और इंटरेस्टिंग हल्का है पंजाब का ये झंका NA 115। चारों तगड़े उम्मीदवार हैं या 2 तगड़े हैं, 2 हल्के हैं, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में सारे ही बहुत तगड़े हैं जी। शेख वकास बहुत तगड़े हैं, आबदा हुसैन बीबी की साहबजादी हैं वो भी लड़ रही हैं, और मेरे ख्याल में सारे ही ठीक है। लेकिन वकास अकरम का मुझे समझ नहीं आई, शेख वकास अकरम की, कि इंडिपेंडेंट क्यों लड़ रहे हैं। कोई आपके पास कोई जवाब है मुनीज़े रीदा या तारिक साहब आपके पास? मेरा ख्याल है कि चूंकि ये हल्का तब्दील हुआ है, अच्छा। भरवाना साहबा और शेख साहब वो अलग अलग हल्कों से थे, लेकिन जो कि तब्दीली आई है, आपको याद है कि 2002 से 2013 तक शेख साहब जो थे वो MNA थे। फिर 2013 में उनकी डिग्री का मामला था तो इलेक्शन नहीं लड़ सके थे, उसके वाला साहब MNA रहे थे। जी जी। तो अब चूंकि हल्का एक हो गया, वहाँ मुस्लिम लीग नून ने टिकट नहीं दे सकी चूंकि इनकी डिग्री का मामला था और उनके केस चल रहे थे। अभी चंद दिन पहले इनको मिला है, इजाजत मिली इलेक्शन लड़ने की। अब चूंकि एक हल्का हो गया, ज्यादातर ये जंग का शहरी इलाका है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों फॉर्मर MNA हैं। लुधियानवी साहब मुझे याद है कि बहुत दफ़ा इलेक्शन लड़ चुके हैं, 30-32 हज़ार 35 हज़ार वोट लेते हैं अपने फॉलोअर्स का। ठीक है, इसमें सिर्फ एक कमज़ोर कैंडिडेट है और ज़ाहिर है बड़ी फैमिली से हैं। सुगरा बीबी जो है वो सेनेटर रही हैं, लेकिन काफ़ी सालों से जो आबदा हुसैन की फैमिली है वो इलेक्शन के मामले में काफ़ी कमज़ोर होती जा रही है। काफ़ी अरसे से उन्होंने कोई इलेक्शन जीता नहीं है। व्हाट्स द रीज़न जी? क्योंकि उसमें देखिए ना हल्का नहीं है, रिलेटिवली अच्छे कैंडिडेट सामने आ जाते हैं। तो उनके बेटे ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ा था ना, तो वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऐसा होल्ड भी नहीं है उस इलाके में। लेकिन अगर देखें बहुत कम वोट लिए थे, अगर फैमिली को देखा जाए 20,000 तो ले ही लिए थे। हाँ, लेकिन फैमिली के हिसाब से अगर देखा जाए तो देखिए ना वो अपना फैसल साले हयात, फैसल साले हयात की मेरे ख्याल में कजन लगती है, कजन है ना? जी जी जी। तो कजन है आबदा बीबी उनकी कजन है जी। तो फिर वहाँ से उनके वोट टूटते भी होंगे। अच्छा, यहाँ से मेरा ख्याल है कि गुलाम बीबी भरवाना जो है ना वो काफी टफ टाइम दे सकती हैं। अच्छा, अहमद लुधियानवी का वोट बैंक, इसको भी आप अंडरमाइन ना करें, क्योंकि ये हमने बात कर चुके हैं कि झंग जो है वो कंजर्वेटिव एरिया है, रिलीजियस बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग रखता है, कलरन तंजीमों का गढ़ है। इसमें अलार्मिंग बात ये भी है, जो सेनेट में कल परसों डिबेट हो रही थी, 4th शेड्यूल के लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत इलेक्शन कमीशन ने कैसे दी? उसमें ज़ाहिर है अहमद लुधियानवी साहब का नाम भी है, और जब ये शेख वकास के लास्ट टाइम भी वालिद साहब कॉन्टेस्ट कर रहे थे इनकी नाअहली की वजह से, तो ज़िम्नी में फिर अहमद लुधियानवी सामने आए थे। और उसके बाद जब अहमद लुधियानवी का नाम 4th लिस्ट में होने की वजह से एक और ज़िम्नी करवाया गया था, तो ये बड़ी टर्ब्यूलेंट रही थी 2013 से लेके 2015 तक ये वाली सीट। तो इलेक्शन के जो नीचे सूबाई सीट है वहाँ पर भी मौलाना आजम तारिक जो कि एक मर्डर हो गया था उनके साहबजादे भी गलबा इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी इंडिपेंडेंट है, और इससे पहले भी वो MP रहे हैं आजाद। लेकिन उन्होंने तो उन्होंने PML ज्वाइन कर ली थी, जो है अपने वालिद की सियासत को एक तरफ कर दिया था। जी जी। लेकिन इसमें मुनीज़े आप किसको एज किसको देंगे, कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा कैंडिडेट? शेख वकास अकरम भी एक स्ट्रांग कैंडिडेट हैं, गुलाम बीबी भरवाना भी अपनी सीट निकालती रही हैं, मगर ये हल्का जो था पहले ये हल्का नहीं होता था, जिस तरह के तारिक साहब ने आपको बता दिया। मगर इसके अंदर ये जो हल्का है ना, ये एक छोटी सी दास्तान सुनाता है पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है ना, उसके हवाले से। अब ये जो लुधियानवी साहब हैं, 28 जून इसी साल उनको फटाफट नेक्टा ने
फोर्थ स्केड्यूल से निकाल दिया। फोर्थ स्केड्यूल से, ताकि हमारे नाजरीन भी समझ जाए, फोर्थ स्केड्यूल वो है कि अगर आपको समझा जाए कि आप एक मशकूक कैरेक्टर हैं तो आपके ऊपर नजर रखी जाती है, और आपके जितने सासे हैं और आप मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, चूंकि हमने बहुत सारे जवाब देनी है दुनिया को और FATF के ऊपर हमें अब ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है, तो उसके हवाले से कई लोगों को मॉनिटर किया जाता है, जिसके अंदर लुधियानवी साहब भी एक थे। उनकी क्या सियासत रही है, एक खास तबके को वो हिट करते रहे हैं, उनके खिलाफ हेट स्पीच करते रहे हैं, वो तो सबके सामने है। मगर ये जो केयर टेकर हुकूमत है, उन्होंने उनको फोर्थ स्केड्यूल से निकाला 28 जून को, मतलब अभी पेपर जिसे कहते हैं ना अभी ही होने लगे थे, तो फ्रेश उन्होंने इनको फोर्थ स्केड्यूल से निकाला, और अब माशाल्लाह से ये पाकिस्तान में, हाँ, ऐसे पाकिस्तान में जहां पे आप सियासतदानों को आउट कर रहे हैं 62-63 के ऊपर, और आप ढूंढ रहे हैं कि सादिक और अमीन कोई मिल जाए तो आपको यहाँ पे लुधियानवी साहब एंट्री। मुझे एक बात बताइएगा, ये आप बता दें तारिक साहब कि ये शेख वकास को हम अगर इसको कैटेगराइज करें कि हु इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट इस हल्के में, बड़ी सीट पे, तो आपके ख्याल में, जैसे रीदा कह रही है कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, किया था ये, सॉरी आपने किया गुलाम बीबी भरवाना के हवाले से, देखिए मेरा ख्याल रीदा आप कह रही है बीबी जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगी। ये एक जो शुरू के 3 कैंडिडेट्स शेख वकास अकरम, गुलाम बीबी भरवाना एंड अहमद लुधियानवी, इनके दरमियान असल फाइट होगी, इन 3 के दरमियान, और इन तीनों में से मेरे अंदाजों के मुताबिक गुलाम बीबी भरवाना एज हासिल कर सकती है। अच्छा, मेरे ख्याल में चूंकि ये हल्का जो दोबारा बना है ना जी, रिलेटिव पहले तो होता था कि चूंकि शहर था पूरा जंग का, तो वहां से तो बड़े स्ट्रॉन्ग है शेख अकरम साहब, शेख वकास साहब शहर के रहने वाले हैं जी जी। गुलाम बीबी भरवाना हमेशा रूरल एरिया से जीती रही, हल्का इनका थोड़ा डिफरेंट था, जो ज्यादातर रूरल एरिया पे था। मेरा ये ख्याल है कि ये 2 कैंडिडेट जो हैं, चलें इनके दरमियान ज्यादातर यही राना साहब के जो शुरू के 2 कैंडिडेट हैं, यहाँ पे कैंपेन जो है ना वो बड़ी अच्छी कैंपेन नहीं हुई, क्योंकि शेख वकास अकरम ने बहुत सारे इल्जामात डाले गुलाम बीबी भरवाना पे, फिर गुलाम बीबी भरवाना ने उनके पर, और शेख वकास अकरम ने ये भी कहा 2 खवातीन कैंडिडेट्स को बैकफुट पे डालने के लिए कि इस्लाम के अंदर अलाउड नहीं है कि खवातीन को वोट डालें। चलें ठीक है, यहाँ पे ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आप लोगों से एक सवाल ये भी करना होगा, 3 आजाद उम्मीदवार हैं, इनमें से कोई जीतता है तो किस पार्टी को ज्वाइन करेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जिसकी यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं, हुकूमत बनेगी, सही है तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इस बात को कंटिन्यू करेंगे। इलेक्शन 2018 की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कराची के इंतहाई अहम हल्के के हवाले से, और उस हल्के की अहम बात यह है कि चेयरमैन PTI इमरान खान इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और कराची में अक्सर औकात हमने देखा है कि PTI का जब जुलूस निकाला जाता है तो जो एक ट्रक को सजाया जाता है उसमें बड़ा बड़ा लिखा होता है कि इस बार वजीर आजम कराची से, यानी कि अगर इमरान खान वजीर आजम बनेंगे तो कराची से वजीर आजम बनेगा। तो NA 243 का हल्का है कराची शर्की 2 का, जहां से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान खुद खड़े हुए हैं, MQM की जानिब से अली रजा आब्दी हैं, पीपल्स पार्टी ने शैला रजा को खड़ा किया है, जबकि मुत्तहिदा मजलिस अमल ने उसामा रजी को खड़ा किया है। तो आप चारों पैनलिस्ट से मैं फर्दन चाहूंगा कि बताइएगा आपको क्या लगता है कौन सा कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है? गरीदा चलें गरीदा ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, कराची में बड़ी तब्दीली आ गई है, ये तहरीक इंसाफ वाली तब्दीली की मैं बात नहीं कर रही। इमरान खान आज देखें उनका कराची में जलसा है तो पूरे सोशल मीडिया पे हैशटैग इस वक्त ट्रेंड कर रहा है कि वज़ीर आज़म कराची से। उधर शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, और वो भी अगर कराची की सीट जीत गए तो रखेंगे नेशनल असेंबली की, तो वो सीट रिटेन करेंगे और उस सीट से वज़ीर आज़म बनने का इरादा रखते हैं। तो कराची से बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं जो कि वज़ारत उस्मा हासिल करना चाहती हैं, लेकिन क्या उसके बाद वो कराची को ओन करेंगी? क्या इमरान खान साहब कराची आकर बैठेंगे? क्या शहबाज शरीफ साहब कराची आकर बैठेंगे? तो कराची की ओनरशिप का बहुत बड़ा एक सवालिया निशान होगा। लेकिन ये चूंकि आपने हल्का आप डिस्कस कर रहे हैं और हम साथ में MMA, अच्छा MMA जो है वो वोट काटेगी तहरीक इंसाफ के भी और MQM के भी। हालांकि तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो नॉर्मली ट्रेडिशनली एक रिलीजियस इंक्लिनेशन रखने वाला वोटर नहीं समझा जाता, लेकिन इस इलाके में जो तहरीक इंसाफ का वोटर है वो MMA काट सकती है और MQM का वोटर MMA काट सकती है। MQM का वोटर भी ट्रेडिशनली आप कहेंगे कि वो जाता नहीं है। There are certain seats जहाँ पे MMA को PTI सपोर्ट कर रही है। Absolutely. ठीक है, जैसे लड़काना में NA 200 पे PTI सपोर्ट कर रही है MMA को। Absolutely. But over here
हाँ, इनके वोट्स काटेंगे। ये बड़े इंटरेस्टिंग डायनामिक्स है यहाँ की। अच्छा, इन चारों में से मैं समझती हूँ कि शुरू के टॉप 3 हैं, इमरान खान, अली रजा आब्दी, शहला रजा। इन तीनों के दरमियान टफ फाइट होगी और ये कहना कि किसको एज हासिल है इस मौके पे बहुत मुश्किल होगा। अली रजा आब्दी बहुत अच्छी, बहुत पावरफुल कैंपेन चला रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। खान साहब जो है मोस्टली अपने जलसों पर, अपनी कैरिस्मेटिक पावर पर, उस पर रिलाई कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की उस तरह से हमें डोर टू डोर जाके, जो MQM के अली रजा आब्दी, MQM की ओवरऑल हमें कराची में डोर टू डोर कैंपेन नहीं नजर आ रही। घर घर जाते थे, गली गली जाते थे, डोर टू डोर नॉक करके में आपको नजर, लेकिन अली रजा आब्दी साहब वो कर रहे हैं। अच्छा, और इस हल्के में इमरान खान साहब को एज है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का होने का। व्हाट अबाउट शहला रजा? शहला रजा के लिए ये सीट इमरान और अली रजा आब्दी की मौजूदगी में विन करना मेरा ख्याल है जरा काफी हार्ड काम होगा। और अगर शहला विन कर जाती हैं अगेंस्ट इमरान खान एंड अगेंस्ट अली रजा आब्दी, तो दैट वुड बी अ बिग अपसेट। क्यों तारिक साहब आप मुस्कुरा रहे हैं? देखिए, अगर हम शुरू करें ना सबसे आखिर नंबर पे शहला रजा से जी, तो पहली दफा ये सबसे आखिर में MMA नहीं, वो MMA को मैं उसमें बाद में ले आऊंगा, जो उनकी तरफ से आखिर खाते में नहीं ला रहे हैं। नहीं, मैं और तरह से बात शुरू करना चाह रहा हूँ। चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 10 साल से यहाँ हुकूमत की है और शहला रजा डिप्टी स्पीकर रही हैं, लेकिन शहला रजा पहली दफा शायद आम इंतखाबात में आई हैं, चूँकि रिजर्व सीट पे वो MPA बनती रही हैं एग्जैक्टली, और अब वो इलेक्शन लड़ रही हैं एक बड़ी सीट पे और आम इंतखाबात में जाके वोट मांगना पड़ता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत ज़्यादा, इनकी बात से एग्री करता हूँ, कोई पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं होंगी शहला रजा इतनी पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं। अच्छा, उसके बाद अगर लॉजिकली देखा जाए, अगर पर्सनैलिटी, शोहरत, फेम और एक नेशनल लीडरशिप है, तो फिर उसके तो इमरान खान साहब से नंबर 1 होने चाहिए। लेकिन साथ हमने खुद कहा थोड़ी देर पहले कि वोटर ये देखता है, मैं एक वोटर के तौर पर जब सोचता हूँ कि मैं किसको वोट दूँ, तो मैं उसको वोट दूंगा जो मेरी पहुँच में है, मेरी रीच में है, मेरी एक्सेस में है। इमरान खान साहब पहले तजर्बा कर चुके हैं वोटर, पिंडी के NA 53 से वो इलेक्शन लड़े पिंडी से, और हनीफ अब्बासी साहब को उन्होंने हरा दिया। उसके बाद 5 साल उस हल्के में वो बरकत के तौर पर तबर्क के लिए भी एंटर नहीं हुए। एक मरतबा भी होता है कि बंदा गलती से फैज़ाबाद का पुल क्रॉस कर जाता है और फिर मुड़ा था कि चलो मैं गया था। उसके बाद तजर्बा ये हुआ कि वो चूँकि उनको पता था कि मैं उस हल्के में नहीं गया, तो फिर वो इस्लामाबाद चले गए, वो मियाँ वाली चले गए, उन्होंने पेशावर का हल्का भी तब्दील किया, बन्नू चले गए, अब कराची आ गए। तो उस लॉजिक के हिसाब से, वोटर के हिसाब से अगर वोटर सोचता है तो फिर तो इमरान खान साहब को वोट उस तरह नहीं मिलना चाहिए। तब इन दिस केस अगर कोई कराची शहर का रहने वाला है, अगर जैसे कहते हैं सन ऑफ साइल है, फिर तो वो अली रजा आब्दी है, उसको वोट मिलना चाहिए लॉजिकली। अच्छा, लेकिन साथ फिर चूँकि तकसीम है, MQM बटी हुई है, ग्रुपिंग हुई है, MQM उतनी मजबूत नहीं है जितनी पहले थी, तो लिहाजा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इन दो शख्सियात के दरमियान मुकाबला। उसामा रजी जो मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार हैं, उनका भी यही दावा है कि मैं भी सन ऑफ सॉइल हूँ। हाँ, ये जाहिर है सल्के के रहने वाले होंगे, इस शहर के रहने वाले हैं, लेकिन फिर कीपिंग इन व्यू MMA की स्ट्रेंथ क्या है कराची में, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी स्ट्रेंथ है या कभी रही है माजी में कि वो सीटें निकाल ले। 2002 में कराची शहर से सीटें निकाली थी 2 गालिबन, और 1 निकाली थी हैदराबाद शहर से। इसके अलावा MMA ने कभी कोई बहुत बड़ा डेंट यहाँ नहीं डाला वोट बैंक में। अच्छा, ट्रेडिशनली मैं 1-2 पॉइंट से फुट अप करना चाहती हूँ तारिक साहब की बात से मेरे जहन में आ गई। ट्रेडिशनली ये सीट जो है, चूंकि इसके हल्के भी अलग थे, ये नया हल्का बनाया गया है, तो आप लोगों ने वो PSP के मुजम्मिल कुरैशी यहाँ शामिल नहीं किए, वो भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो ट्रेडिशनली मुजम्मिल कुरैशी जीत चुके हैं इस सीट को, इस हल्के के जो ये 2 हल्के डिवाइड करके एक हल्का बनाया गया है, और जो दूसरी इसकी पार्टीशन थी हल्के की, वो हैदर अब्बास रिजवी साहब के पास रही थी। तो ट्रेडिशनली तो ये MQM का हल्का है। और इसमें मेरा ख्याल है कि वो कुरैशी साहब थे, कोई 2013 में यहाँ से नंबर 2 रनर अप वो रहे थे, और कोई 70,000 के करीब वोट उन्होंने लिए थे 2013 में। 70,000 का वोट लिया था, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे बल्दियाती हुए तो बल्दियाती की वो नहीं जीत के अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे सके, यूनियन काउंसिल्स। अच्छा, इसमें आप इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये रखिएगा कि खान साहब ने जब अभी जलसा लाहौर में कराची में आखिरी किया था पिछला 20-25 दिन पहले, उन्होंने कहा कि कराची को अलग सूबा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप ये कहते हैं, आप कराची के वोटर का बहुत बड़ा सेंटिमेंट का हिस्सा लूज कर जाते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप कहें जनूबी पंजाब में जाके कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की जरूरत नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस इलाके के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो 80% है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा होगा एस्पेक्ट, इसको देखना होगा। और दूसरा, जिस तरह गरीदा कह रही है, मैं इनसे इत्तेफाक करूंगी कि इस इलाके से अली रजा आब्दी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मुझे नज़र आ रहे हैं। इसलिए चूँकि वही बात
कि वोटर्स का एक रिश्ता होना चाहिए अपने नुमाइंदे से। और इधर इमरान खान साहब की जो कैंपेन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची चैप्टर के सदर नकवी साहब चला रहे हैं। तो क्या नकवी साहब उस कैंपेन को उस तरीके से चला पाएंगे, क्योंकि जो लोग हैं वो नुमाइंदे को देखना चाहते हैं, वो उसके नुमाइंदे को आगे से नहीं देखना चाहते। तो ये भी एक एस्पेक्ट होगा। फिर एक शिया वोट भी है यहाँ पे जो शला रजा साहिबा को भी मिल सकता है। सो आई डोंट थिंक दैट वी शुड राइट ऑफ शला रजा इन दिस रेस। वो अली रजा को भी मिल सकता है, इनको भी मिल सकता है। सो आई डोंट थिंक कि वी शुड राइट ऑफ शला रजा इन दिस रेस, बिकॉज़ शला रजा जो है उनको एक पुख्ता और एक क्लोजिंग का कहा जा रहा है स्ट्रांग कैंडिडेट समझा जाता है। पार्टी पॉलिटिक्स वर्सेस द पर्सनालिटी पॉलिटिक्स। ओके, दोनों फैक्टर। राना साहब शॉर्टली आप बता दें कौन। नहीं बिल्कुल ठीक है जी, मैं इत्तेफाक करता हूँ पूरे पैनल से, ठीक है इत्तेफाक करूंगा क्योंकि बड़ा टफ है, बड़ा ट्रिकी। चलें ठीक है, अभी तो इलेक्शन में 2 रोज है, मुसलसल आप लोगों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अभी हम यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर बुलेटिन के साथ हाजिर हैं।